डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त का आप लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं। और आज हम लोग आगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का आगे पोर्शन देखेंगे, जो कि ये थर्ड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? प्राइवेसी। थर्ड पॉइंट है प्राइवेसी। तो इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। देखिए, बिल्डिंग ड्राइंग तो हम स्टार्ट किए हुए ही हैं और इसको हम टाइम पे ही ख़त्म कर देंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट आप लोग से ये बोलना था कि इस सब्जेक्ट के अलावा आप लोग थर्ड सेम में और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उस सब्जेक्ट को आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का आगे जो पॉइंट है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी क्या है उसको समझते हैं, उसका डिफिनेशन देख लेंगे और कौन कौन सा प्राइवेसी होता है उसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, Privacy, it is the most important principle of planning of all types of general and residential building. The two types of privacy are internal privacy और दूसरा है external privacy। देखिए, प्राइवेसी जो है किसी भी बिल्डिंग प्लानिंग का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्राइवेसी क्या होता है? अब लोग आप देखिए, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ अपना जो है, कुछ जो अपने लाइफ का है कुछ पार्ट जो है उसको हम लोग प्राइवेट कर सके। वो मतलब पब्लिक के साथ हम लोग शेयर नहीं करें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग में वाल देते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट वाल नहीं देके हम लोग क्या करते हैं, ऐसा वाल देते हैं जो कि बाहर का लोग हमारे अंदर में झांक नहीं सके। अगर आपके लाइफ में कोई ताका झांकी करेगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए प्राइवेसी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये दो टाइप का होता है, इंटरनल प्राइवेसी और एक्सटर्नल प्राइवेसी। तो इंटरनल प्राइवेसी को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल प्राइवेसी इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ बोथ रूम एंड सैनिटरी सर्विसेज, अटैच बाथरूम, टॉयलेट्स, वाटर क्लोजेट, यूरिनल etc. The internal privacy can be achieved by the providing lobbies or screens. All these services should be independent for every bedrooms without disturbing the others. The privacy depend on the fixing the position of door. देखिए, इंटरनल प्राइवेसी में क्या क्या आ जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो उसमें क्या होगा, देखिए इंटरनल प्राइवेसी में क्या क्या हो सकता है, बाथरूम हो सकता है, टॉयलेट्स हो सकता है, वाटर क्लोजेट हो सकता है, यूरिनल हो सकता है। उसके बाद रूम का प्राइवेसी हो सकता है, जैसे कि डोर विंडोज किस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक रूम का डोर और फिर जैसे कि एक बेडरूम है और वो दूसरा बेडरूम है, तो दोनों बेडरूम का अगर डोर एक दूसरे से खुल के फिर हम लोग मान लिया जाए कि हॉल में जाते हैं, तो वो भी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग आज अभी फिगर से देख लेते हैं, तो जिसमें आप और डिटेल से समझ पाइएगा। तो जैसे देखिए कि फर्स्ट फिगर को देखते हैं। फर्स्ट फिगर में क्या कह रहा है कि जैसे कि ये टॉयलेट है आपका, ठीक है, ये बेडरूम है और ये बेडरूम है, दो बेडरूम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये देखिए, यहाँ से आप लोग इंटर कीजिए, ठीक है, और इंटर करने के बाद ये बेडरूम है और इधर जो बेडरूम है, इस रूम से इधर बेडरूम आ सकते हैं, इधर टॉयलेट जा सकते हैं। तो अब देखिए कि ये इस रूम का जो प्राइवेसी होगा, ये वाला जो बीच वाला रूम है, इसका प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस रूम वाले से ये डिस्टर्ब होगा, ये डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अब टॉयलेट जाना है तो इसको इस रूम से होके जाना है। अब इस रूम में जो रह रहा है तो उसको हमेशा डिस्टर्ब होगा। अगर मान लिया जब बाहर भी जाना तो इस रूम से ही जाना होगा, टॉयलेट जाना तो इस रूम से होके जाना है। तो ये क्या कर रहा है, इस रूम वाले को
इस वाले रूम के प्राइवेसी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए नोट इंटरनल प्राइवेसी। तो इस फिगर में इंटरनल प्राइवेसी मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा। अब दूसरा फिगर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेड 1 और बेड 2 और बीच में हम लोग क्या कर दिए, टॉयलेट दे दिए, ठीक है। अब ये टॉयलेट बीच में दे दिए, इसका डोर ये इंटरनल प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं, काहे कि इसका डोर बाहर से है। इधर का इसका डोर है, इंटरनल प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा। अब ये दोनों तो रूम सेपरेट हो गया, अभी कोई इंटरनल प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही टॉयलेट का बात आया तो ये देखिए इधर से भी डोर दे दिया, इधर से भी डोर दे दिया। अब मान लिया जाए कि इधर वाला यूज कर रहा है तो ये वाला उस समय यूज नहीं कर पाएगा या उस समय इंटर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होगा, एक दूसरे रूम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये भी इंटरनल प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब देखिए तीसरा फिगर क्या कह रहा है, तीसरा फिगर में कह रहा है कि हम लोग क्या किए हैं कि एक टॉयलेट यहाँ पे दे दिए, बेड 1 और बेड 1 यहाँ पे अलग अलग बेड दे दिए। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये लॉबीज है, इसको क्या बोलेंगे, लॉबीज है। तो इस लॉबीज के थ्रू हो के हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। इस लॉबी के थ्रू इस बेडरूम वाला अपना बेडरूम यूज करे और ये वाला भी अपना यूज करे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये इंटरनल प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ हो सकता है। तो इसमें क्या कर दिया, लॉबीज को प्रोवाइड कर दिया। काहे कि हम लोग डिफिनेशन में देखे थे ना कि इंटरनल प्राइवेसी को किससे हम मेंटेन कर सकते हैं, लॉबीज से और स्क्रीनिंग मतलब आगे समझेंगे क्या होता है। तो लॉबीज आप लोग समझ गए क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ फिगर को। तो यहाँ पे देखिए बेड 1 ऊपर प्रोवाइड किए, बेड 1 एक नीचे प्रोवाइड किए, 2 बेडरूम हम लोग प्रोवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जगह था उसको क्या कर दिए हम लोग, सेपरेट कर दिए और 2 टॉयलेट बना दिए और इसका यहाँ से गेट दे दिए, ठीक है, और इसका यहाँ से गेट दे दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये अपना यूज करे भाई, ये अपना यूज करे और इधर से हम लोग आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि इंटरनल प्राइवेसी एकदम अच्छे से मेंटेन किया गया है। इस रूम वाले को अपना बाथरूम है, इस रूम वाले को अपना बाथरूम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो ये मतलब कि ये बोल सकते हैं इंटरनल प्राइवेसी का बेस्ट मेथड है, ठीक है, इस टाइप का। तो अब देखिए स्क्रीनिंग क्या हो गया, तो जैसे कि ये आपका क्या था, एक टॉयलेट था, टॉयलेट का जगह था, यहाँ पे देखिए कि यहाँ बीच में जैसे कर दिए थे। तो यहाँ क्या किया, बीच में ही किए और ये एक वाल से हम लोग क्या कर दिए, सेपरेट आउट कर दिया। तो ये वाल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग बोलेंगे। तो ये आपका इंटरनल प्राइवेसी था। तो इसमें और इसमें इंटरनल प्राइवेसी मेंटेन हो रहा है। अब देखिए डोर और विंडोज के ओरिएंटेशन से भी इंटरनल प्राइवेसी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए डोर के ओरिएंटेशन से डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डोर दे दिए, ये डोर इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये डोर एक ही में दे दिए टॉयलेट में, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल प्राइवेसी ड्यू टू डोर भी क्या करता है, डिस्टर्ब होता है। तो उसका पोजीशन भी क्या होना चाहिए, ऐसे तरीके से होना चाहिए कि इंटरनल प्राइवेसी मेंटेन हो। अब देखिए हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी इज द डील विथ द एक्सटर्नल डोर्स एंड एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। द एंट्रेंस कैन बी स्क्रीन्ड विद द ट्रीज और सुटेबल ग्रिड वर्क। तो एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या होगा, एक्सटर्नल प्राइवेसी होगा आप लोग जो बिल्डिंग में डोर जो एक्सटर्नल डोर या एक्सटर्नल वॉल के साथ जो भी डोर इंट्रेंस के लिए आप लोग बिल्डिंग में डालते हैं, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल प्राइवेसी। आप मान लिया जाए कि बिल्डिंग बनाए, अब बिल्डिंग में क्या किए कि सभी जगह डोर दे दिए और आपका मेन गेट पे डोर दिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, आपका एक्सटर्नल प्राइवेसी होगा। कोई भी आएगा, चोर उचक्का या कोई भी आएगा आपके अंदर घर घुस जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एंट्रेंस कैन बी स्क्रीन्ड विद द ट्रीज और सुटेबल ग्रिड वर्क। तो जैसे मान लिया जाए कि अपना ये मान लिया जाए कि अपना ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग का मान लिया जाए यहाँ पे एंट्रेंस है और हमारे पास यहाँ पे जगह भी है और इसके बाद यहाँ पे रोड है, ठीक है, ये रोड है, तो यहाँ पे जगह है। तो क्या कह रहा है कि ये बिल्डिंग का मान लिया जाए गेट भी दे दिए, तो गेट मान लिया जाए दिन में खुला हुआ, यहाँ पे खुला हुआ रहा है,
तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे रोड से आएगा और जाएगा तो आपके घर को ताकते झांकते जाएगा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि भाई आ रहा जा रहा है। तो क्या कर रहा है कि ये जो पोर्शन है इसके आगे का एंट्रेंस का जो पोर्शन है उसको या तो एक अच्छे ग्रिड वर्क, मतलब कि मान लीजिए कि वाल का ही कुछ बना दिए या स्टील का कुछ ऐसा वाल बना दिए, ठीक है, या फिर कुछ भी यहाँ पे आगे में इस पोर्शन पे बना दिए, या मान लीजिए कि पेड़ लगा दिए, गार्डन वार्डन लगा दिए, ताकि आपका क्या हो कि ये जो आपका घर का जो दृश्य है ये रोड पे चलते फिरते आसानी से नहीं दिखे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्राइवेसी। तो ये था आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्राइवेसी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या है उसको समझते हैं, पहले उसका डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे। सर्कुलेशन, इट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट इन द बिल्डिंग। दिस इज टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन। देखिए ये कुछ नहीं है, सर्कुलेशन कुछ नहीं है। सर्कुलेशन एक मूवमेंट है आपके बिल्डिंग में, आप जहाँ पे रह रहे हैं। अब आप जहाँ पे रह रहे हैं तो घर में आपको मान लीजिए कि हॉल में जाना होगा या फिर आपको कहीं पे भी बाथरूम जाना होगा, कहीं भी जाना होगा तो मूवमेंट करना होगा कि नहीं भाई, कि आप बेडरूम में पड़े रहेंगे बेड पे, तो वो जो मूवमेंट का आपका होता है बिल्डिंग के अंदर उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। अब देखिए सर्कुलेशन दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और वर्टिकल सर्कुलेशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। इट इज द सर्कुलेशन ऑन द सेम फ्लोर, इट इज द सर्कुलेशन ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है। इट मे बी बिटवीन रूम, इट मे बी बिटवीन रूम। एग्जाम्पल, दीज आर पासेज, कॉरिडोर, हॉल्स एंड लॉबीज एंड लिंकिंग ऑफ वेरियस ब्लॉक्स ऑफ ए अपार्टमेंट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन आप मान लीजिए कि एक फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो उस फ्लोर पे आपका मूवमेंट, मतलब कि उसी फ्लोर पे मूवमेंट, जैसे कि अगर नीचे वाले फ्लोर पे हैं तो वहाँ से आप मान लीजिए कॉरिडोर में चल गए, ठीक है, हॉल में चले गए, लॉबीज में चल गए, या फिर आप बरामदा में चल गए, फिर जैसे कि अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का ब्लॉक होता है, जैसे कि अपार्टमेंट जहाँ पे बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता है तो वहाँ पे जैसे कि ब्लॉक बन गए, एक यहाँ पे अपार्टमेंट पूरा है, एक यहाँ पे अपार्टमेंट है, एक यहाँ पे अपार्टमेंट है। तो ये अपार्टमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होगा इसको ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो जाते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। जैसे ये रूम है, ये मान लिया जाए हॉल है, ये बाथरूम है, ये रूम है, आर दे दिए, ये हॉल है, ये बाथरूम है, यहाँ पे मान लिया जाए किचन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया जाए बरामदा है। तो ये यहाँ से मान लिया रूम से यहाँ हॉल में गए या किचन में गए, फिर बाथरूम में गए, या फिर मान लिया जाए कि इधर आप बरामदा में गए, तो ये जो मूवमेंट कर रहे हैं एक ही फ्लोर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब देखते हैं वर्टिकल मूवमेंट, सॉरी वर्टिकल सर्कुलेशन। तो वर्टिकल सर्कुलेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, देयर आर नॉर्मली स्टेयर केस। देखिए आप फ्लोर मान लीजिए कि बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग में फ्लोर 1 फ्लोर 2 होगा, ठीक है। तो फ्लोर 1 फ्लोर 2 किसके थ्रू जाइएगा, तो आप जाइएगा उसमें किसके थ्रू, स्टेयर के थ्रू। तो स्टेयर के थ्रू जब मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मूवमेंट। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ये फ्लोर है, तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेयर लगाना होगा। मान लीजिए ये स्टेयर यहाँ पे लगाएं, तो ये जो है मान लीजिए कि इधर स्टेयर लगाएं, फिर यहाँ से इधर लगाएं, फिर मान लीजिए कि इधर लगाएं। जो भी स्टेयर यहाँ पे यूज किए, ये मान लीजिए स्टेयर है, ये स्टेयर है, ये स्टेयर है, तो ये जो स्टेयर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये कैसा मूवमेंट है, ये वर्टिकल मूवमेंट, सॉरी वर्टिकल सर्कुलेशन है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रूमनीज। क्या है, रूमनीज। रूमनीज
को हम लोग समझते हैं कि क्या है और कैसे है। तो रूमनीज को पहले रूमनीज का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो देखिए, रूमनीज रिफर टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइविंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए रूम, गिविंग ड्यू importance to the furniture placement in the room, factor affecting of the room are shape और size। देखिए रूम क्या क्या है, रूमनीज का क्या है, रूमनीज मतलब रूम का शेप एंड साइज, ठीक है, और उसका जो है मिनिमम डायमेंशन के साथ हम लोग कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रूमनीज। तो रूमनीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन सा रूमनीज मतलब कौन सा रूम हम लोग को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लिया जाए लेट एक 16 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और उससे हम लोग क्या करें, 3 तरह का रूम बनाए, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 तरह का रूम बनाए। 3 तरह का रूम बनाने के लिए अब देखिए रूम बना रहे हैं, कोई भी रूम बना रहे हैं तो रूम बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वाल कहाँ पे देते हैं, उसके पेरीमीटर पे देते हैं। पेरीमीटर समझते होंगे, जैसे ये रूम बनाए तो रूम का ये पेरीमीटर हो गया, ये साइड वाला जो आपका क्या है एज है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, चारों तरफ जो है। तो हम वाल कंस्ट्रक्ट कहाँ करेंगे, यहीं करेंगे, ना कि बीचों बीच कर देंगे। रूम बनाना तो हमको यहीं पे वाल कंस्ट्रक्ट करना है चारों तरफ। तो चारों तरफ अगर वाल बनाइएगा तो वाल के लिए हमको एरिया जो मिलेगा ये चारों तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसका लेंथ क्या होगा वो जानेंगे, फिर तो डेप्थ और ब्रीथ से हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे वाल का क्या थिकनेस होता है। तो हमको बस क्या जानना है कि ये जो आपका रूम का जो भी शेप है, तो सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट रखा। ये क्या लिए, 16 मीटर स्क्वायर का एरिया लिए और उसको क्या किए, 3 रूम में कन्वर्ट किए। तो जब हम लोग रूम में जैसे स्क्वायर था तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, एरिया 16 मीटर स्क्वायर था और उसका एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए मतलब इसका साइड हम लोग निकाल लेंगे, साइड निकालेंगे तभी तो हमको पेरीमीटर पता चलेगा, जिसको परिधि बोलते हैं। तो पेरीमीटर पता चलेगा। तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका एक साइड कितना हो जाएगा, 4 मीटर। क्या हो गया, 4 मीटर। तो अब 4 मीटर हो गया। तो अब पेरीमीटर क्या होता है, साइड इंटू 4। यहाँ पे साइड इंटू 4 किए तो पेरीमीटर पता चल गया। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 16 मीटर। अब देखिए, अब इसमें दूसरा फिगर में देखते हैं, इसका पेरीमीटर 16 मीटर। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसी से हम को रिलेटेड करेंगे कि हमारा शेप और साइज कैसे कैसे डिफरेंस करता है। तो फिर यहाँ पे क्या किए, दूसरा फिगर लिए। दूसरा में मान लिया जाए कि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। तो यहाँ पे ब्रीथ हम लोग मान लिए कि कितना है, 3 मीटर। तो उसका लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर हो गया। अब पेरीमीटर निकालना है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो 16 इक्वल टू एल इंटू 3, तो हमारा लेंथ कितना हो गया, 5.33। मान लिया जाए ये 3 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, यहाँ पे दे देते हैं 5.33 मीटर, ये हो गया आपका। तो अब यहाँ से पेरीमीटर निकाल लेते। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे पेरीमीटर देखिए कितना निकल गया, 16.67। तो ये किसका निकाला, रेक्टेंगुलर अगर हम लोग बनाते हैं रूम का शेप। अब देखिए सर्कुलर अगर बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर के लिए एरिया पता है, पेरीमीटर हमको निकालना है। एरिया किसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो गया, 14.20। अब देखिए तीनों फिगर में हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर सबसे कम किसका है, पेरीमीटर यहाँ इसका कम है, ठीक है, इसके मुकाबले। और ये दोनों के मुकाबले किसका है, सर्कुलर का कम है। तो यहाँ पे हमको क्या होगा कि अगर हम लोग सर्कुलर रूम बनाएंगे तो हम लोग को उतने ही साइज का, मतलब साइज कितना था, एरिया दिया हुआ था, एरिया हमको दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर का। अगर हम लोग रूम बनाएंगे तो सबसे कम एरिया, सबसे कम हमको किस में मटेरियल लगेगा,
मटेरियल मतलब ब्रिक्स या सीमेंट सैंड का बात करेंगे तो किस में लगेगा, सर्कल में लगेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझते हैं, अगर सर्कल में कम लगा तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है क्या। अगर इसमें हम लोग सर्कल में क्या करेंगे, फर्नीचर लगाएंगे, जैसे मान लिया जाए कि आप पलंग लगा देते हैं या फिर चेयर रखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग लगाएं, मान लिया जाए कि पलंग लगाएं, तो ये क्या होगा, आपके ये वाला पोर्शन को डिस्टर्ब कर, ये वाला पोर्शन आपका बच गया। जैसे यहाँ पे पलंग लगाएं, ठीक है, बेड का यही सिंबल होता है ना, हम लोग सिंबल में देखे थे, तो ये वाला पोर्शन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये मान लिया जाए कि ये पोर्शन आपका यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पोर्शन यूटिलाइज नहीं हो रहा, आपका बचेगा यही पोर्शन यूज करने के लिए। तो ये क्या आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का यूज नहीं करेंगे। अब इस दोनों में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखते हैं। तो स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल में अगर हम लोग बेड को लगाते हैं, ठीक है, बेड को लगाएंगे तो ये वाला भी पोर्शन यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये वाला भी पोर्शन यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इधर जो पोर्शन है कोई मेरा डिस्टर्ब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में दोनों में सेम ही बेनिफिट मिलेगा, इसमें भी बेनिफिट सेम ही मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बेड लगाएंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही हमको यूटिलाइज करने मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया मिल रहा है, एरिया मिल रहा है। अब देखते हैं इस दोनों में फिर तब डिफरेंस क्या है। अब देखें पेरीमीटर, पेरीमीटर रिलेटेड टू मटेरियल, समझिए पेरीमीटर किससे रिलेटेड होगा, मटेरियल, वहाँ पे जो मटेरियल लगाएंगे उससे रिलेट करेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे अब स्क्वायर का जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर ये स्क्वायर का है, ठीक है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए 16.67 मीटर हो गया। तो यहाँ पे पेरीमीटर किसका कम आ रहा है, पेरीमीटर किसका कम आ रहा है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर में पेरीमीटर कम होगा तो मटेरियल कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, बेनिफिट होगा, मतलब इकोनॉमिकल के तरफ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर को वहाँ पे क्या करेंगे, सर्कुलर को नहीं देंगे, ठीक है, स्क्वायर को देंगे और रेक्टेंगल को भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मान लिया जाए जहाँ पे हम ये स्क्वायर नहीं दे सकते हैं तब इसको यूज करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को यूज करेंगे। तो यहाँ शेप और साइज से हम लोग जान गए कि हम लोग को बेनिफिट किस में ज़्यादा मिलेगा। तो रूमनीच का काम यही है कि आप जो है कम से कम डायमेंशन के साथ एरिया का कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उस मेथड को रूमनीच बोलते हैं। तो देखिए रूमनीच का कुछ पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। मोस्ट डिजायरेबल शेप ऑफ द रूम फ्रॉम एबव फिगर इज स्क्वायर। तो वो हम लोग समझ लिए कैसे स्क्वायर होगा। तो वो ऊपर का जो 3 फिगर था उसमें मोस्ट डिजायरेबल कौन सा शेप हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग शेप साइज देख लिए। अब नोट देखते हैं कि नोट जब हम लोग रूमनीच का डिजाइन करें, रूम का डिजाइन करें, तो क्या क्या ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट रखना होगा, बेटर प्रोपोर्शन ऑफ द लेंथ टू ब्रीथ फॉर गुड रूम इज कंसिडर एज L:B रेशियो जो रखेंगे 1:2 to 1.5:1। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का, अगर हम लोग रेक्टेंगल शेप का क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप का अगर हम लोग क्या करेंगे रूम बनाएंगे, तो वहाँ पे ये मान लिया जाए लेंथ, ठीक है, और ये ब्रीथ हो गया। तो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो क्या रखेंगे, 1.2 से 1.5:1। मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे हम लोग ये कोई भी पॉइंट ले लें इस बीच में, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे फिगर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर हम लोग ब्रीथ 1 मीटर लेते हैं तो लेंथ कितना ले लेंगे, तो 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि कुछ होगा तो वो मल्टीप्लाई होते जाएगा, जैसे यहाँ 2 मीटर हो गया तो यहाँ पे 2.4 मीटर हो गया लेंथ। तो इस रेशियो में हम लोग को क्या करना है, अगर रेक्टेंगल रूम लेंगे तो इफ़ द रेशियो एक्सीड 1.5 देन अगेन बैड इफेक्ट में बी
क्रिएटेड। अगर जो हम लोग रेशियो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी रेशियो हम लोग देखें कि 1:1.2 टू 1.5 के बीच लेना चाहिए। जब इससे ज़्यादा 1.5 से ज़्यादा अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, बैड इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए रूम हैविंग इट्स लेंथ ट्वाइस द ब्रीथ इज ऑब्जेक्टेबल एज इट क्रिएट्स टनल लाइक फीलिंग। मतलब क्या, अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 2 × b हो जाएगा। मतलब कि ब्रीथ के 2 गुना अगर लेंथ को ले लेंगे हम लोग तो वहाँ पे क्या होगा, मान लिया जाए कि ये मान लिया जाए एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे क्या किए, ये जो है ब्रीथ कम ले लिए। मान लिया जाए ब्रीथ यहाँ पे 2 मीटर ले लिए, तो लेंथ अगर यहाँ पे 4 मीटर ले लिए, ये 2 गुना हो गया। तो जब 2 गुना होगा तो ये क्या करेगा, टनल इफेक्ट करेगा। लगेगा कि आप एक टनल में रह रहे हैं। टनल मतलब कि जो सुरंग होता है ना, सुरंग टाइप से, उस टाइप का इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट करेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लिया जाए कि आप अगर यहाँ लाइट को लगाएं तो ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लगेगा कि यहाँ पे लाइट लगाएं तो इधर अंधेरा लगेगा, या फिर साउंड के इफेक्ट को ज़्यादा करेगा, जैसे साउंड गूंजेगा, उस टाइप का इफेक्ट ये क्रिएट करने लगेगा। तो इस टाइप का इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेंथ को 2 गुना से कम रखेंगे, मतलब कि 1.5 गुना से भी कम रखने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका रूमनीज। अब हम लोग समझेंगे ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग समझ लेते हैं क्या होता है। ग्रुपिंग का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखिए, ग्रुपिंग कंसिस्ट इन अरेंजिंग द लेआउट इन टिपिकल फैशन so that all the rooms are placed in proper correlation of their function in due proximity with each other. In residential building, पहला, डाइनिंग रूम शुड बी क्लोजर टू किचन। दूसरा, किचन शुड बी अवे फ्रॉम लिविंग रूम टू अवॉइड द स्मेल एंड स्मोक। तो इसको हम लोग पूरा क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग पहले समझते हैं, उसके बाद ये डायग्राम को समझेंगे। ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग कुछ नहीं है, जितना भी आपके बिल्डिंग में रूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा, या कॉमन रूम होगा, डाइनिंग हॉल होगा, जो भी होगा, टॉयलेट बाथरूम जो भी होगा, उसका जो है कोरिलेशन जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो है यूटिलाइज करने में दिक्कत ना हो। तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। सॉरी, जैसे कि डाइनिंग रूम शुड बी क्लोजर टू किचन। अब डाइनिंग रूम क्या होता है, ये देखिए डाइनिंग रूम क्या होता है। डाइनिंग रूम हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलेंगे, डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम को क्या कहते हैं, जैसे ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम को आप लोग कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेगा बेचारा, खाना यहाँ पे बनाएगा, खाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, इनकन्वीनियंस हो रहा है। ठीक है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, उससे क्या होगा, आपको परेशानी आएगा कि भाई हम खाना बना रहे हैं यहाँ, खाने जा रहे हैं यहाँ। तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे में रखना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए क्या कह रहा है कि भाई डाइनिंग रूम जो है किचन के क्लोज में होना चाहिए ताकि यूटिलाइज करने में आसानी हो। वैसे दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या, किचन शुड बी अवे फ्रॉम लिविंग रूम टू अवॉइड स्मेल एंड स्मोक। देखिए, अब देखिए किचन रूम यहाँ पे है और यहीं पे बगल में आप लोग क्या कीजिए, बेडरूम बना लीजिए। ठीक है, जिसमें हम लोग सोएंगे, रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आप लोग किचन में क्या बोलें, खाना पकाएं या मिर्ची से छौंका लगाते हैं तो उसका झांस लग जाता है बेडरूम में जाके। तो वो सब इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए ग्रुपिंग बहुत आवश्यक होता है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वे में सारे चीज़ को डिजाइनिंग कर सकें और एक दूसरे को कहीं भी डिस्टरबेंस क्या हो, पैदा नहीं हो। तो देखिए ग्रुपिंग में हम लोग देख लेते हैं इस फिगर को। फिगर में क्या कहता है,
देखिए मान लिया जाए कि आपका इंट्रेंस इधर से है, ठीक है, इंट्रेंस इधर से है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रेंस के जस्ट बाद गेस्ट रूम दे दिए। गेस्ट रूम, अब गेस्ट आएगा तो गेस्ट आने के साथ अब गेस्ट बहुत तरह का आता है, कुछ क्लोजेस्ट गेस्ट आता है, ठीक है, कुछ आता है कि भाई आया और उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपसे मिलना है, फिर वो चला जाएगा। जैसे कि मान लिया सेलर्स आ गया, तो सेलर्स आ गया तो उसको आप डायरेक्ट बेडरूम में तो लेके नहीं जाइएगा, उसको वहाँ पे गेस्ट रूम के में बैठाइएगा। सेलर्स आ गया या फिर कोई डील करने आया, डीलर्स आ गया, कोई भी आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, उसको वहाँ पे बैठाइएगा। अब देखिए गेस्ट रूम है तो उसको क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, तो उसके साथ उसके बगल में एक टॉयलेट जाना होना ज़रूरी है। उसके बाद गेस्ट रूम के बाद आपको हॉल देना चाहिए, ठीक है, हॉल देना चाहिए। हॉल के बाद ही इंटरनल आपको यूटिलाइज के लिए मतलब कि करेंगे। अब हॉल दिए तो हॉल से आपको डाइनिंग का कनेक्शन देना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका गेस्ट आ गया, तो गेस्ट आया तो आप खाना की उसको खिलाएंगे, तो उसको कहाँ खिलाएंगे, डाइनिंग में, तो डाइनिंग में आपको हॉल, वो हॉल में आएगा, हॉल से डाइनिंग में आएगा, उसके साथ वो खाना खा के फिर उधर से ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेडरूम के लिए, अब बेडरूम के लिए, बेडरूम में जाने के लिए कॉमन रूम, अगर देखिए कॉमन रूम अगर है हमारे पास स्पेस है, कॉमन रूम बना दिए, नहीं है तो नहीं बनाए। यहाँ पे अगर कॉमन रूम बनाए तो उसके बाद ही हम लोग बेडरूम को अटैच करेंगे। कॉमन रूम का मतलब क्या, वो रूम जो कि जितना भी पर्सन है वो सारा लोग यूज कर सके। देखिए यहाँ पे कॉमन रूम, जैसे कि थोड़ा देर यहाँ पे बेड वुड लगा दिए, थोड़ा देर रेस्ट के लिए भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन रूम का यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि ये वाला बेड, अब ये वाला बेडरूम है तो कोई प्रॉपर पर्सन ही यूज करेगा, इसको कोई प्रॉपर पर्सन ही यूज करेगा, ये वाला जो है कि सारे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोयर, फोयर मतलब एक तरह का बालकोनी टाइप से समझ लीजिए कि ये बालकोनी है, तो ये कॉमन रूम से अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, किचन रूम के जस्ट बगल में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बेडरूम को समझ लेते हैं। बेडरूम, सेपरेट बेडरूम का बात करें तो वो भाई सबसे अलग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कॉमन रूम से अटैच होना चाहिए, ठीक है। बेडरूम, बेडरूम कहाँ पे है, दूसरा बेडरूम का बात करें तो वो भी एक अलग होना चाहिए। अब देखिए बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच होना चाहिए, इधर भी टॉयलेट अटैच होना चाहिए, हाँ। ये जो टॉयलेट है ये कॉमन टॉयलेट है, ये कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, आपके रूम में यहाँ का भी कर सकता है और इधर का भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों जो है, बस ये दोनों जो रूम वाला है वही लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे स्पेस कॉमन रूम का नहीं है तो इसको कोशिश करेंगे क्या, हॉल के साथ अटैच करने का, ठीक है। तो ये क्या था, आपका ग्रुपिंग था। तो ग्रुपिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग डिजाइनिंग कीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग करना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो है ड्राइंग बहुत इफ़ेक्टिव होगा और अच्छा बनेगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर बस इतना ही। इसके बाद जो भी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट है उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।